नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आपकी यूजीसी नेट पेपर वन के हायर एजुकेशन सिस्टम के पार्ट के अंतर्गत आ जाएगा। और टॉपिक आपका एजुकेशनल इफोर्ट्स इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में शैक्षिक प्रयास। तो देखिए, आपके सिलेबस में एंशियंट इंडिया की जो टॉपिक दी गई थी उस पर हमने डिस्कस किया। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सिलेबस में डाला गया है था, तो उस पर हमने डिस्कस किया। लेकिन अगर देखा जाए तो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का जो एजुकेशनल जो इफोर्ट था, जो प्रयास थे, उस पर हमने डिस्कस नहीं किया है। तो आज कोशिश हम करेंगे कि 1 से 2 वीडियोस में हम कोशिश करें कि जो हमारे देखें तो आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई भारत में, उसके लिए अंग्रेज़ों ने जो प्रयास किए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और हो सकता है आगे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो ज़्यादा हम बहुत क्रिटिकल तरीके से नहीं डिस्कस करेंगे, काफ़ी सिंपल तरीके से डिस्कस करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि विलियम वेंटिक ने क्या किया था, मैकाले ने क्या किया था, आपका चार्ल्स वुड का जो घोषणा पत्र था उसमें क्या किया गया था, जिसको कि हम वुड डिस्पैच कहते हैं, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये क्यों कहे जाते हैं, इनका मूल काम क्या था, तो उस पर थोड़ा थोड़ा सा अगर हम लोग डिस्कस कर लें तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया रहेगा। क्योंकि पेपर वन में जितना ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर आप देंगे उतना ज़्यादा आपका चांसेस रहेगा जेआरएफ का। ठीक है, तो जेआरएफ अगर लाना है तो फर्स्ट पेपर काफ़ी बेहतर तरीके से आपको रगड़ के प्रैक्टिस में रखना है, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने में फ़ायदा मिले। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपके लिए कंटेंट क्या है आज की वीडियो में। तो देखिए, मिशनरी जो प्रयास हैं वहाँ से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मिशनरी प्रयास जो हुआ था भारतीय शिक्षा में, इनका कहाँ पे पॉइंट था जो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए थोड़ा सा भी इफ़ेक्ट किया इनके प्रयास में। तो देखिए, इनके प्रयास में जो मेन इनका ऑब्जेक्टिव था, तो देखिए वो था कि अपने धर्म का प्रचार। मिशनरी जो लोग थे वो धर्म के प्रचार के लिए ही भारत में स्कूल्स का थोड़ा सा स्थापना कराए। लेकिन हम आगे देखेंगे, पहले चलिए देखते हैं कंटेंट में क्या दिया गया है। देखिए, कहा गया है कि अंग्रेज़ों के भारत में आने से पूर्व हमारे देश में भारतीय शिक्षा जो प्रचलित थी उसमें मकतब था, मदरसे थे, हिंदू पाठशालाएं थीं, बंगाल में टोल तथा दक्षिण भारत में अग्रहार भारतीय जनता की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरी कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे भारतीय शिक्षा की जो मूल व्यवस्थाएं थीं ज्ञान को पाने की, वो क्या थी? अंग्रेज़ों के आने के पूर्व क्या थी? वो मकतब थे, मदरसे थे, पाठशालाएं थे, टोल थे और आपका अग्रहार था। देखिए, कहा जा रहा है कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही पुर्तगाली जो थे वास्को डी गामा कालीकट पर आकर उतरे और उसके बाद विभिन्न ईसाई मिशनरी, ठीक है, इनके आने के बाद रास्ता खुल गया और अलग अलग जो थे ईसाई मिशनरी टोलियों में भारत में आई और धर्म प्रचार करने लगी। और शिक्षा द्वारा धर्म प्रचार करने के लिए इन्होंने कुछ जो था स्कूलों की स्थापना कर दी और कुछ छापे खाने खोल दे। ठीक है, तो स्कूल का देखें तो यहाँ पे एक थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे एक बीजारोपण हो गया। लेकिन हम बता दें कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एक प्रभाव एजुकेशन सिस्टम के लिए ये लोग डाले। असल प्रयास जब होता है ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रयासों से शुरू होता है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अपने बिजनेस के लिए हमारे यहाँ अपने लोगों को, ठीक है, मतलब हमारे लोगों को वो अपनी भाषा में ज्ञान देके फिर अपने
कंपनी के लिए खड़ा करना चाहते थे, क्योंकि अगर उनकी भाषा का नॉलेज यहाँ के लोगों को हो गया तो वो अपनी बातों को आसानी से हमारे लोगों को पहुँचाएंगे और अपने अनुसार जो उनको नीड होगी वो हमसे कराएंगे। ठीक, तो उनका पर्पस ये था। लेकिन आगे हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, जो मूल पॉइंट्स जो इस कंटेंट का है उसी पे हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए वो बेहतर रहेगा। अब इस देखें तो आपका जो पैराग्राफ है उसमें देखिए यहाँ से शुरुआत होता है। देखिए कहा गया है पुर्तगालियों ने जो था भारत प्रथम ग्रेजुएट कॉलेज जो था, भारत में प्रथम ग्रेजुएट कॉलेज सन 1575 में गोवा में खोला। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि याद रखना आपको, भारत में प्रथम ग्रेजुएट कॉलेज सन आपका 1575 में गोवा में पुर्तगालियों ने खोला था। और उस समय इस कॉलेज में 300 से अधिक विद्यार्थी थे और जो धर्म प्रचार के लिए था ये आपका कॉलेज। लेकिन धीरे धीरे देखा जाए तो धर्म के विरुद्ध लोगों में विरोध पैदा होने लगा, इनका जो धार्मिक प्रचार था। फिर क्या हुआ, इनके जो एजुकेशन का जो प्रोग्राम था उनका अंत हो गया। ठीक है, फिर आपका 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में जो था, देखिए यहाँ पे आपका है 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में डच, यानी कि जो डच थे वो हॉलैंड के लोग थे, हॉलैंड के निवासी थे जिसको डच कहा गया तब। तो डच ने भी अपनी कंपनी स्थापित की 17वीं शताब्दी में, पर इन पर धर्म प्रचार को लेकर ये धर्म प्रचार को लेकर ज़्यादा मोटिवेट नहीं थे। इनका फोकस धर्म प्रचार नहीं था, इनका उद्देश्य जो था केवल बिजनेस था, व्यापार था। और इन्होंने भी कुछ स्कूल यहाँ पे खुले, भारतीय बच्चे जिसमें पढ़ सकते थे, अथॉरिटी थी उनके लिए। लेकिन इनकी शक्ति भी धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई और फिर कुछ बस्तियों तक ये सिकुड़ के सीमित रह गए। अब देखिए आपका सन 1664 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की तथा पांडिचेरी, चंद्रनगर, कालीकट में प्राथमिक विद्यालय भी खोले। फिर इनका भी शक्ति देखें तो धीरे धीरे कम हो गया, इनका प्रभाव भी सीमित बस्तियों तक रह गया। तो देखिए यहाँ विद्यालयों की बात की जा रही है कि कौन कौन लोग आए, विद्यालय खोले। अब चाहे उनका धर्म के प्रचार के लिए विद्यालय खोला गया था और चाहे शिक्षा के लिए, लेकिन देखिए ना कि कौन कौन लोग भारत में शिक्षा के देखें तो थोड़ा सा प्रकाश के लिए अपना योगदान दिए। अब देखिए 1700 आपके 6 ईस्वी की बात करें, डेनमार्क के निवासियों ने दक्षिण में तंजौर में अपने कारखाने खोले और जिनका पूरा उद्देश्य क्या था, धर्म प्रचार था। और जिनके धर्म के प्रचारक जो थे उन्होंने ज़बरदस्त रूप से यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार किया और भारत में 50,000 लोगों को धर्म परिवर्तन के साथ इन्होंने ईसाई बना दिया तथा बहुत से प्राथमिक स्कूल भी इन्होंने खोले। और 1716 ईस्वी में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए इन्होंने स्कूल भी खोला। तो यहाँ पे एक न्यू चीज़ निकल के आ गई कि विद्यालय तो खोला जा रहा था, लेकिन इन्होंने अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी विद्यालय खोल दिए। और 1816 ईस्वी के बाद डेनमार्क से जो प्रचारक थे, तो धर्म के प्रचारक आते थे डेनमार्क से यहाँ पे धर्म परिवर्तन कराने के लिए, उनका आना बंद हो गया। और जैसे उनका आना बंद हो गया तो 1845 में ये जो आपके डेनमार्क के निवासी जो थे, क्या किया, इन्होंने अपना कारखाना जो था, जो अपनी कोठियाँ थी, जो यहाँ पे खोल रखा था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अंग्रेज़ों को
क्या किया, ट्रांसफ़र कर दी, अंग्रेज़ों को इन्होंने बेच दी। तो यहाँ पे ये चीज़ें थी। यहाँ पे हमारा जो मूल चीज़ें निकल के आई वो थी हमारा कि ग्रेजुएट कॉलेज हमारा किसके द्वारा खोला गया, कब खोला गया और कहाँ खोला गया। ठीक है, ये इसमें टोटल हमारा देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा। और किस किस लोगों ने एजुकेशन से जुड़ा हुआ वर्क किया इंडिया में, चाहे अपने लिए चाहे अपने धर्म के लिए, वो क्या क्या चीज़ें ही थी, आपको ये अब थोड़ा सा यहाँ पे पता चल गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक प्रयास जो थे ना, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू होता आपके लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शैक्षिक जो प्रयास हैं इसी में काफ़ी चीज़ें छुपी हुई हैं। तो जैसे जैसे हम इसको डिस्कस करते चलेंगे आपके साथ, वैसे जो है क्लियर होता चला जाएगा आपका जो कंटेंट है आज के वीडियो का, कि हम क्यों आपके लिए ये चीज़ें लेके आए हैं। तो देखिए यहाँ से आपका शुरू होता है पॉइंट, वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें अरबी भाषा के माध्यम से कुरान, कानून, गणित, तर्क तथा व्याकरण आदि पढ़ाए जाते थे। तो ये आपको याद रखना है कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें अरबी भाषा में के माध्यम से कुरान, कानून, गणित और तर्क व्याकरण आदि पढ़ाए जाते थे। ये पहला पॉइंट बन गया। सेकेंड पॉइंट आपका होगा कि कलकत्ता आपके मदरसे की ही भांति हिंदुओं को हिंदू कानून की शिक्षा देने के लिए सन 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो 2 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल गया। पहला, वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। सेकेंड आपका जोनाथन डंकन ने आपका 1700 जो था 91 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। अब आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1813 में शैक्षिक आज्ञा पत्र जारी किया। अब देखिए, शिक्षा के लिए एक आज्ञा पत्र इन्होंने जारी किया। कब? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 में। और यह आज्ञा पत्र जो था प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्रिटिश संसद के समक्ष नवीनीकरण के लिए, यानी कि फिर से उसमें बदलाव किया जाए और फिर उसका नवीनीकरण किया जाए, नई नई चीज़ें डाली जाएँ, जो पुरानी हो गई हटाया जाए और नई चीज़ें डाली जाएँ। इसके लिए यहाँ पे नवीनीकरण के लिए जाता था। और सन 1813 में जब यह आज्ञा पत्र ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश किया गया, तो इसमें एक धारा नई जोड़ दी गई, धारा 43। भाई नवीनीकरण के लिए, तो नवीनीकरण जब किया गया तो एक धारा 43 जोड़ दी गई, जिसमें क्या उल्लेख था? जिसमें उल्लेख था कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की धनराशि जो थी साहित्य के पुनरुत्थान और उन्नति के लिए, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रारंभ और प्रसार के लिए व्यय की जाएंगी, यानी कि खर्च की जाएंगी। लेकिन ये 1 लाख रुपए जो था, देखें तो फाइनली आपका जो खर्च होने का इनका मूल प्रयास था वो था कि इनके लिए जो इनके टाइप से जो विद्वान होगा उन्हीं पे ये पैसे खर्च किए जाएंगे, ना ही कि आपके जो भारतीय दर्शन में, भारतीय ज्ञान विज्ञान में जो ओतप्रोत हों उनके लिए नहीं था। ठीक है, आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि इनका मूल उद्देश्य क्या था। जैसे जैसे आगे की वीडियो में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि इनका मूल फोकस जो था वो इंग्लिश पे था, इंग्लिश का ज्ञान देना और अपने भाषा के माध्यम से जो वेस्टर्न, जो पश्चिमी जो है एजुकेशन, इनके हमारे लोगों के बीच में डालना और वो एजुकेशन डालना, वो ज्ञान डालना जिससे कि उनके फैक्ट्री के लिए, उनके जो सिस्टम था, ताना बाना था, उनको चलाने के लिए हमारे यहाँ लोगों को खड़ा कर सकें। यही इनका मूल उद्देश्य था, क्योंकि कितने लोगों को तो वहाँ से ये लाते तो हमारे लोगों को ही हमारे पे ही शासन करने के लिए तैयार कर देते, लेकिन हेड यही रहते। देखिए कहा गया था ये 1 लाख रुपए की जो बात है ना, यहीं से पूरा का पूरा देखें तो आपका पॉइंट शुरू होता है इंडियन एजुकेशन
के नींव के रूप में, जो आधुनिक एजुकेशन की नींव की बात करें, क्योंकि आधुनिक एजुकेशन की नींव देखें तो अंग्रेजों के द्वारा ही हमारे भारत में डाल दिया गया था। देखिए यह धारा, जो धारा 1 लाख रुपए का 1813 में जोड़ा गया, वह धारा किसके द्वारा फोर्स किया गया? यह धारा आपका विल्वर फोर्स और चार्ल्स ग्रांट, जो उस समय ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, उनके प्रयासों से जोड़ी गई। ठीक है, तो ये धारा किसके द्वारा जुड़ी गई थी? तो याद रखना है कि आपका विल्वर फोर्स और आपका चार्ल्स ग्रांट। अब देखिए कहा गया है सरकार द्वारा शिक्षा के कर्तव्य को प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करने का यह प्रथम प्रयास था। तो डायरेक्ट रूप से देखा जाए तो एजुकेशन के लिए कोई व्यय खर्च आदि नहीं किए जाते थे, ना फोकस किया जाता था। लेकिन जब 1 लाख रुपए की बात की गई और एजुकेशन पे फोकस किया गया कि एजुकेशन पे ये खर्च की जाएगी, तो पहला जो था कर्तव्य दिखा गया कि एजुकेशन के रूप में इनका पहला प्रयास यहाँ पे निकल के बाहर आया, यानी एजुकेशन पे पहला इनका फोकस हुआ। लेकिन 1 लाख रुपए का मामला देखिए क्या है कि सन 1813 के आज्ञा पत्र में 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने की जो विधि थी, मेथड था, कोई पॉलिसी इनके पास नहीं थी। 1 लाख रुपए की बात तो इन्होंने कह दी, लेकिन ये पैसे कैसे कैसे खर्च किए जाएंगे, कहाँ पे खर्च किए जाएंगे, इसका कोई सिस्टम इन्होंने तय ही नहीं किया, बनाया ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर ही, कोई मॉडल ही नहीं इन्होंने तैयार किया। तो उसका पैसे का जो ऑब्जेक्टिव था, जो मीडियम था हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, जो हमारा सब्जेक्ट का जो था विषय था, उस पर इन्होंने कोई क्लियरिटी नहीं रखी, जिसके कारण प्रॉब्लम रहा। तो चलिए देखते हैं उद्देश्य इनका क्यों क्लियर नहीं हो पाया। देखिए इनके पैसे का जो उद्देश्य था, कहा गया कि जनसाधारण में प्रारंभिक शिक्षा का प्रसार किया जाए या थोड़े से लोगों में उच्च शिक्षा के महत्व दिए जाए। तो यहाँ पे कहा गया कि जो जनता है उनके प्रारंभिक शिक्षा के लिए पैसे लगाए जाएं, या हायर एजुकेशन के जो लोग हैं उनको क्या किया जाए, उच्च शिक्षा के रूप में, मतलब उच्च शिक्षा में कुछ जो हायर एजुकेशन में कुछ लोगों को क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए, या प्रारंभिक शिक्षा में आम जनता को शामिल करके ये पैसे लगाए जाए। माध्यम की बात की गई, मीडियम की, यानी शिक्षा का माध्यम की भाषा क्या रहेगी, यानी कि प्राचीन भाषाएं रहेंगी, संस्कृत रहेगा, अरबी रहेगा, फारसी रहेगा, या देसी भाषाएं रहेंगी, या अंग्रेजी भाषा रहेगी। ठीक है, तो मीडियम क्या रहेगी शिक्षा का, ओके, जो नॉलेज का आदान प्रदान करने की मीडियम क्या रहेगी, ये क्लियर नहीं था। लेकिन फाइनली चल के इंग्लिश ही, इन्होंने इंग्लिश पे ही फोकस किया। देखिए विषय के रूप में यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट रहा, द्वंद्व रहा, उसमें क्या रही, देखिए कहा गया अंग्रेजी के माध्यम से पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्नलाइजेशन की बात की गई, जो वेस्टर्न पाश्चात्य यानी पश्चिमीकरण ज्ञान विज्ञान यानी कि नॉलेज साइंस की शिक्षा प्रदान की जाए, या प्राचीन जो पुराने थे, एंशिएंट था, उसका आपका ज्ञान विज्ञान तथा भारतीय साहित्य को विषय बनाया जाए। यानी कि ये विषय को लेकर क्लियर नहीं थे कि वेस्टर्न के साइंस को, नॉलेज को अपने विषय में रखा जाए, या भारत के साहित्य के विषय को एजुकेशन में रखा जाए। ठीक है, तो ये क्लियर इस पे नहीं थे। और अंग्रेजी के समर्थक कंपनी के प्रबल समर्थक थे। तो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसके जो समर्थक थे ना, वो अंग्रेजी के भी प्रबल समर्थक थे। तो फाइनली आगे जाके अंग्रेजी ही इनका जो मोटो था वो निकल के बाहर आएगा। देखिए यहाँ पे कहा गया कि इस प्रकार प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी, ठीक है, 20 वर्ष तक चलते रहे विवाद जो था। यहाँ पे विवाद की बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस प्रकार जो प्राच्यवादी यानी प्राचीन जो था कॉन्फ्लिक्ट, और वेस्टर्न का जो कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है, ये आपका आपस में इनका विवाद चलता रहा, कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाया। और यह निश्चित करना असंभव हो गया कि सन 1813 के जो आज्ञा पत्र के अनुसार जो धनराशि थी, जो 1 लाख का जो मामला था, वो शिक्षा के लिए निश्चित नहीं हो पा रहे थे कि उसे किस ढंग से व्यय किया जाए, कैसे खर्च किया जाए, कोई पॉलिसी नहीं इनके पास हो रही थी। फाइनली क्या हुआ कि 10 जून
जो था आपके 1934। तो देखिए यहाँ पे 1934 हटा दीजिए, ये प्रिंट जो है गलत हुआ है, यहाँ पे 1834 कर दीजिए। 10 जून तो कहा गया कि 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। यानी कि 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत में क्या हुए, यहाँ पे लॉन्च हुए, यहाँ पे ये आए। और मैकाले और देखिए, और मैकाले कानून और अंग्रेजी साहित्य का, जो साहित्य के थे, अंग्रेजी साहित्य के थे, इंग्लिश लिटरेचर के थे, काफ़ी ये विद्वान थे। और प्राच्य और पाश्चात्य यानी कि एंशिएंट और देखा जाए और वेस्टर्न विवाद को हल करने के लिए विलियम वेंटिक ने मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त कर दिया। लो जी, पहले तो ये यहाँ पे गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में आए, लेकिन वही जो विवाद था 1 लाख रुपए का इनके माथे मढ़ दिया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम वेंटिक द्वारा मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त कर दिया गया। और मैकाले से कहा गया कि सन 1813 के आज्ञा पत्र की शिक्षा संबंधी जो धारा जोड़ी गई थी उसकी आप व्याख्या करें तथा 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने पर कानूनी मत प्रकट करें। जो लीगली जो मत है वो प्रकट करें, जिससे कि 1 लाख रुपए का जो खर्च है वो सही तरीके से हम कर पाएँ। तो देखिए, अगर आज भी हम इंग्लिश एजुकेशन की बात करते हैं तो लोग कहते हैं मैकाले का देन है, तो आपको आगे पता चलेगा कि मैकाले ने इंग्लिश पे काफ़ी फोकस किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखें तो इसी पे क्लोज करते हैं, और आगे की वीडियो में हम चार्ल्स वुड का, ठीक है, लॉर्ड मैकाले का क्या क्या चीज़ें निकल के बाहर आएँ उस पर डिस्कस करेंगे। तो इतना ही आपके आज की वीडियो के लिए काफ़ी रहेगा। तो देखिए, आपके इस देखें तो वीडियो से 4 क्वेश्चन निकल के आता है। अगर उस 4 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दे दें, या कोई बात नहीं, बिना कमेंट के अपने मन में ही उसका आंसर अगर आप प्रकट कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे वीडियो का पर्पस जो था वो पूरा हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर एक बार आप देखिएगा, ताकि जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर आपको अपने आप आ जाए। पहला क्वेश्चन आपके लिए आज की वीडियो का रहेगा कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम ग्रेजुएट कॉलेज कब और कहाँ स्थापित किया। क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम ग्रेजुएट कॉलेज कब और कहाँ स्थापित किया। सेकंड क्वेश्चन, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की। क्वेश्चन 2, कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने की। क्वेश्चन 3 है, फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की थी। फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की थी। एंड क्वेश्चन 4 रहेगा कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी। क्वेश्चन 4 है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835 पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।